हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बेसिक नॉलेज दूंगा ज्योग्राफी की, जो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक तरीके से। तो देखेंगे इसमें। तो अब देखते हैं सबसे पहले देश विदेश से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान। तो इसमें हम देखेंगे भूगोल। भूगोल एक्चुअल में हम जब भूगोल पढ़ना तो भूगोल होता क्या है, तो इसमें हम जानेंगे। तो देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है जियोग्राफी। तो जियो का मतलब होता है बेसिकली अर्थ, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थ की स्टडी करना। अर्थ की स्टडी करने को ही क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं इसे। ओके। तो भूगोल भूगोल के जनक हैं हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहते हैं। अब देखेंगे अगला, व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो इसे कहते हैं इरेटोस्थनीज को कहते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक। यानी कि इन्होंने भूगोल तो था, लेकिन इन्होंने भूगोल के मतलब अलग अलग जो इसके पार्ट्स होते हैं उसको एक कर दिया और उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दिया। जैसे कि थल, जल, ठीक है ना, ओशियन है, और माउंटेन्स हैं, काफ़ी कुछ इसमें मतलब होता, कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ज्योग्राफी में। तो उन सबको अरेंज कर दिया इन्होंने, इसीलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। ओके। तो अब देखेंगे ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले दिया तो ये इरेटोस्थनीज ने ही दिया है, ठीक। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता सबसे पहले कौन थे? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता तो ये एनेक्सिमेंडर हैं, ठीक है। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में ये। अब एक चीज़ देखने वाली बात है, विश्व ग्लोब और विश्व मानचित्र, इसके बीच में बेसिक अंतर क्या होता है वो करेंगे क्लियर अब। तो बेसिकली विश्व ग्लोब का मतलब होता है कि जिसमें अर्थ को हम शो करते हैं, वो मतलब विश्व ग्लोब कहलाता है। इसमें देखो पूरी अर्थ को हम दिखाते हैं, उसको कहते हैं ग्लोब, ठीक है। तो अब मानचित्र, अब बात आई मानचित्र की। तो ग्लोब के अंदर जो स्थान को दिखाते हैं उसको एक्चुअली मानचित्र ही कहते हैं। मानचित्र के द्वारा, जैसे कि इसमें ये अफ्रीका दिखाया गया है, तो ये एक किस्म से मानचित्र है। हमने क्या किया, इसके बाहर बाहर आउटलाइन कर दिया, ठीक है ना, और जो वो प्लेस है मतलब अफ्रीका प्लेस है उसको हमने इसमें कर दिया शो। तो इसे कहते हैं मानचित्र। तो मानचित्र से हम क्या करते हैं, किसी स्थान को दिखाते हैं। और ग्लोब का मतलब होता है पूरे अर्थ का ग्लोब, ठीक है, जिसमें पूरी अर्थ को हम करते हैं शो, ठीक। अब देखेंगे विश्व में महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बेसिक नॉलेज है ये। तो इसमें सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। थर्ड नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें नंबर अंटार्कटिका, ये नीचे का हिस्सा, और छठे नंबर पे यूरोप, तो ये यूरोप आ गया। और सबसे लास्ट और सबसे छोटा महाद्वीप तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप होते हैं ये हमारे। सबसे बड़ा जिसमें एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब इससे पूछा जाता है कभी कभी थर्ड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो थर्ड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। पूछा जाता है कभी कभी 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो अंटार्कटिका 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस तरीके से क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स में, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है इससे। अब देखेंगे अगला, विश्व में महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कि अब सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि महासागर, ओशियन विश्व में 5 हैं, ठीक। 5 ओशियन हैं। एक पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन। अब इनकी देखें, ये मतलब किस जगह स्थित है, लोकेटेड। तो ये देखेंगे पहला
पहला देखेंगे प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का देखिए एरिया, ये मैं बाउंड्री कर रहा हूँ, ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। और जो ये सामने आप देख रहे हैं जस्ट इसके पीछे पूरा एरिया इसी का है, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर ये देखिए जिस पे मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है, ये उत्तरी अटलांटिक हो जाता है और ये नीचे दक्षिणी अटलांटिक हो जाता है। अब ये देखें साउदर्न ओशियन। तो साउदर्न ओशियन ये बेसिकली अंटार्कटिका के आसपास का जो जो एरिया है, जो सी एरिया है, उसको कहते हैं साउदर्न ओशियन, ठीक है। और ये आर्कटिक महासागर ये रूस के ऊपर और ये ग्रीनलैंड के पास का जो ये आर्कटिक क्षेत्र जिसको मैं कर रहा हूँ आउटलाइन, आर्कटिक क्षेत्र है ये, इसको कहते हैं आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ओशियन होते हैं। अब देखेंगे अगला, अब देखेंगे देशों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा देश रूस सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया 1,70,00,000 वर्ग स्क्वायर है, देख सकते हैं इसे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, इसका 99 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये कनाडा आ गया। और तीसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट आ गया, इसका छोटा पार्ट ये अलास्का है, ठीक है, ये है 98 लाख वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आता है चाइना, ये चाइना है, ठीक है। चाइना नंबर का इसका है लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर। और पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील आ गया, ठीक है। ब्राज़ील इसका है 85 लाख वर्ग स्क्वायर, ठीक है। और छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ये, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ये छठे नंबर पर आता है, इसका 77 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है, इंडिया, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इंडिया आ गया। तो इस तरीके से ये 7 देश हैं, ठीक है ना, एरिया वाइज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। अब देखेंगे विश्व में महत्वपूर्ण इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखाएं। तो मोस्टली रेखाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, ठीक, एक देशांतर रेखा, एक अक्षांश रेखा। अब इनके नाम हम कर देते हैं चेंज, लेकिन मेन रेखाएं 2 ही प्रकार की होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती है? लॉन्गिट्यूड देखिए मैं जिस पे रेड कर रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है ना, लंबी, ओके, ये लॉन्गिट्यूड है। अब लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये जिस पे मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक। अब इसी में क्या होता है, अक्षांश रेखा में 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इसमें होती है तुम्हारी क्या, कर्क रेखा, मकर रेखा, इस तरीके की सारी रेखाएं इसमें होती हैं। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा होती हैं। इससे एक्चुअली ये देशांतर रेखाएं होती है, इससे हम मतलब जो मतलब वो होता टाइम होता उसको मेज़र करते हैं। इससे मतलब हम तुम्हारी क्या टाइम को फिक्स करते हैं देशांतर रेखाओं के माध्यम से, ठीक। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो इसमें पहली लाइन देखेंगे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। अब इसमें इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर देखिए, ये लाइन इक्वेटर है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पूरे ग्लोब में जो मैंने पीछे ग्लोब बताया था उसके बीचों बीच जाती है बिल्कुल लाइन, ठीक है ना। ये 0 डिग्री होती है, ठीक है ना, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना, 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ 0 डिग्री होती है, ठीक। अब इसके जस्ट नीचे वाली लाइन, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके जस्ट नीचे वाली लाइन यानी कि 23.5, ठीक है ना, साउथ में है ये, ठीक, 23.5 साउथ में है ये, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, ओके, इसको मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, ये रेखा, ठीक।
अब देखेंगे ऊपर वाली रेखा, ये 23.5 नॉर्थ में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन होती कर्क रेखा। ठीक है, ये लाइन होती कर्क रेखा। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब इसी से क्या होता है, टाइम को फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, इसी से, अब इस रेखा से क्या कहता है, टाइम को फिक्स। यहाँ एक एरिया पड़ता है लंदन में एक एरिया पड़ता है ग्रीनविच, ठीक है ना, इंग्लैंड में। ठीक है ना, उस जगह से टाइम को फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, इस तरफ जाएंगे तो टाइम होता है इंक्रीज, यानी कि इस तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ता है। ठीक है ना, इस तरफ यानी वेस्ट तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, इस तरफ टाइम बढ़ता है, इस तरफ टाइम घटता है। बस छोटा छोटा पॉइंट इसी को याद रखिए आप। अब इसमें इम्पोर्टेंट बातें ये हैं, मकर रेखा पर पड़ने वाले महाद्वीप। ठीक है ना, देश नहीं महाद्वीप अभी देखिए, क्योंकि बेसिक लेक्चर है ये मेरा। ओके, तो इसमें मकर रेखा पर पड़ने वाले महाद्वीप, तो मकर रेखा जो मैंने बताई थी, ये जो है सबसे नीचे वाली लाइन। ठीक है ना, इसमें 3 रेखाएं थी, तो मकर रेखा ये नीचे वाली लाइन, इस पर दक्षिण अमेरिका पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक, और इस पर मतलब 3 महाद्वीपों से होकर ये लाइन होती है पास। ठीक, और विषुवत रेखा पर पड़ने वाले महाद्वीप, विषुवत रेखा का मतलब इक्वेटर, तो इक्वेटर पे भी ये 3 महाद्वीपों से होकर ये होती है पास। ठीक, तो जिसमें दक्षिण अमेरिका है, ठीक, अफ्रीका है और एशिया है, इन महाद्वीपों से होती है पास। ठीक, अब तीसरे नंबर पर आती है कर्क रेखा, ये ऊपर वाली। ठीक, कर्क रेखा पर पड़ने वाले महाद्वीप, इस पे भी 3 महाद्वीप पड़ते हैं। ठीक, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। ओके, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर देखने वाली, कि ये अफ्रीका महाद्वीप जो है ना, अफ्रीका महाद्वीप जो है, उससे देखिए मकर रेखा भी उससे गुजर रही है। ठीक, और तुम्हारी की कर्क रेखा भी उससे गुजर रही है। ठीक, और इक्वेटर भी उससे गुजर रहा है, यानी कि अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों लाइनें होती हैं पास। ठीक, जिससे तीनों लाइनें पास होती हैं। ठीक, कर्क, मकर, इक्वेटर। ठीक, वरना इसके अलावा किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे अगला। अब देखेंगे पृथ्वी का अपने कक्षा से झुकाव। ठीक, तो इसमें ऑर्बिट से झुकाव हम देखेंगे पृथ्वी का। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कोई भी ग्रह जब घूमता है तो वह अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमता है। जैसे कि ये एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस है। ठीक, कोई भी जब ग्रह होता है वो इसी के अकॉर्डिंग घूमता है। लेकिन अब पृथ्वी होता क्या है, देखो रियल में पृथ्वी गोल है। ठीक, ये पृथ्वी है। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि ये इक्वेटर है, पृथ्वी का ये इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन। और ये जो है ना, ये होता है 0 डिग्री देशांतर लाइन। अब पृथ्वी का तो एक्सिस यही होगा ना, पृथ्वी का 0 डिग्री जब बीचों बीच घूम रही है तो पृथ्वी का एक्स एक्सिस यही होगा। तो अब देखिए, अब रियल में जो ऑर्बिट होता है वो रियल में तो ये है, लेकिन पृथ्वी का एक्सिस कुछ यू जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, पृथ्वी का एक्सिस कुछ यू है। ठीक, और पृथ्वी क्या है, रियल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुक के घूमती है। अब हम देखेंगे मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ यानी गति, अर्थ की गति। तो अर्थ हो या कोई दूसरा ग्रह हो, ये बेसिकली 2 ही तरीके की करते हैं गति। ठीक है ना, एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है ना, रोटेशन क्या होता है, ये अपने आप ही चारों ओर घूमते हैं। और रेवोल्यूशन का मतलब है जिस ग्रह के यहाँ पे जिस मंडल के चारों ओर घूम रहे हैं, उसके चारों ओर घूमने को कहते हैं परिभ्रमण। ठीक है ना, रेवोल्यूशन। ठीक, तो अब देखिए, अब इसमें होगा क्या,
अब इसमें देखेंगे हम रोटेशन यानी कि परिक्रमण। तो अर्थ के सेंस में अगर देखेंगे तो अर्थ का रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ठीक, और ये ईस्ट हो गया, ठीक, और पृथ्वी का रोटेशन यूं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं इस बात को, ठीक है ना, कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी का मोशन क्या है, ठीक है ना। अब इसको रोटेट होने में लगता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि कुल मिला के 24 घंटे लगते हैं इसे, ठीक है ना। अब 24 घंटे में जब जब रोटेट करती है तो इसी में रात और दिन होता है, ठीक है। तो अब रोटेशन के कारण होता है रात और दिन, ठीक। तो अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली है कि रोटेशन के कारण ही रात और दिन होता है, ठीक, रेवोल्यूशन के कारण नहीं होता है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, ठीक। अब देखेंगे रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन यानी कि परिभ्रमण, डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब रेवोल्यूशन, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है इसकी, देखो ये इस तरीके से घूमती है, ये जो है ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अब ये सूर्य का एक चक्कर, यानी कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पूरा इसका एक चक्कर जो लगाती है वो टाइम है 365 डेज 6 आवर, यानी कि 365 दिन 6 आवर, इसमें ये पूरा सूर्य का चक्कर यानी कि रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट करती है 365 दिन में, ठीक है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं 6 घंटे, ठीक है ना, जब ये 6 घंटे जब 4 बार, जब 6 घंटे करके ये 4 बार हो जाता है तो 6 चौक 24 आवर, 24 घंटा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि 4 साल में जब ये 6 घंटे ऐड हो जाते हैं तो ये मिलकर बन जाता है एक दिन पूरा। तो आपने देखा होगा हर चौथे साल में लीप ईयर होता है, लीप ईयर का कारण यही है, ठीक है, होने का, यानी कि 366 दिन हो जाते हैं उस दिन, 366 दिन से एक दिन नया बन जाता है, ठीक है ना, जिसमें फरवरी 29 तारीख की पड़ती है, वो उसका इफेक्ट यहीं से है, ठीक है। तो ये क्लियर कट बात है बिल्कुल। अब देखेंगे अगला, पृथ्वी पर पानी का परसेंटेज, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर 4 हिस्से का 3 हिस्सा, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4, ठीक है ना, हिस्सा लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है, यानी कि बोल सकते हैं, यानी कि 4 में से 3 हिस्से पर पानी है पृथ्वी के, मात्र एक हिस्से पर ही अर्थ लैंड है, ठीक। पृथ्वी पर उपस्थित अब जो लैंड है, ठीक, पृथ्वी पर भी जो पानी उपस्थित है, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5 जल, ठीक है ना, जल महासागरों में है, ठीक है ना, जो खारा है, ठीक है ना, 97.5 जल जो है वो खारा है, उसका यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ और मीठा जल है, ठीक है, इसका यूज हम करते हैं, ठीक। तो बिल्कुल क्लियर बात है, 97.5% जल जो बेस्ट है और मात्र 2.5% जल ही यूजफुल है, ठीक। तो ये अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक, सभी एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ठीक। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, ये लगभग 78%, ठीक है ना, 78% है इसका, ठीक। और दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, 21% है ये, ठीक ना, 20.9 भाई 21%।
और तीसरे नंबर पर वो अभी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, पहले नंबर पे नहीं पूछेगा, दूसरे पे भी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा थर्ड नंबर की सबसे ज़्यादा गैस पृथ्वी पर कौन सी है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन। ठीक, ये 0.9% के आसपास है। ठीक, और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए 0.03%, मात्र इतनी परसेंट है चौथे नंबर पर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो पृथ्वी पर इसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा। ठीक है ना। तो थर्ड नंबर पर जो गैस है वो आर्गन है, और ये मैं बता रहा हूँ ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ये कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है, यानी इनर्ट गैस। ठीक है, हो गया। अब देखेंगे लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदियाँ। तो लंबाई के एंगल से देखेंगे कि कौन सी नदी कितनी लंबी है। ठीक है ना। तो इसमें पहला नाम आता है नील नदी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 6,699 किलोमीटर है। ठीक, ये यहाँ पर एक विक्टोरिया झील पड़ती है। ठीक है ना, विक्टोरिया झील पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है। ठीक है ना, ठीक निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाके फॉल हो जाती है। ठीक, यानी कि गिर जाती है भूमध्य सागर में जाके। ठीक, और दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी। अमेजन नदी, इसकी लंबाई ना भी याद करें क्योंकि नील नदी इंपॉर्टेंट है, उसकी लंबाई याद होनी चाहिए। ठीक है ना। अमेजन नदी, तो अमेजन नदी की लंबाई है 6,296 किलोमीटर। ठीक है ना, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। और तीसरी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है ना। और चौथी नदी है यांगसी नदी। ठीक है ना। अब इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको इन नदियों का, तो देख सकते हैं आप कि दूसरी नदी देखो सबसे लंबी नदी है ये। ठीक, ये देखिए, ये रेड है ना, ये नदी है अमेजन नदी। ठीक है ना। ब्राज़ील पेरू, यानी कि ये है दक्षिण अमेरिका की है। ठीक, नदी है, ये याद रखिए। इसकी जो लोकेशन है ये याद होनी चाहिए। अब तीसरी नदी ये देखिए मिसिसिपी मिसौरी, यानी कि देख सकते हैं आप ये मिसिसिपी, ये अमेरिका है। ठीक है ना, ये अमेरिका की नदी है। ठीक है, ये मिसिसिपी हो गई, ये मिसौरी हो गई। मिसिसिपी मिसौरी ये दोनों जब मिल जाती हैं तो थर्ड नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाती है। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर में ये चाइना है। ठीक है ना, चाइना में ये यांगसी नदी है, ठीक, यहाँ से निकलती है, निकलते ये चाइना सी में जाके फॉल हो जाती है। ठीक, यानी कि चाइना सी में जाके गिरती है। ठीक, यांगसी नदी है ये। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में देखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग की 4 सबसे बड़ी चोटियाँ। तो इसमें देखेंगे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है ये नेपाल में है। ठीक है ना। ओके, ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है तो इसकी मतलब ऊंचाई तो याद होना ही चाहिए। ठीक, 8,850 मीटर। ठीक, और दूसरी है K2 यानी गार्डमिनास्टिन, इसकी भी ऊंचाई याद होनी चाहिए, 8,611 मीटर। ठीक, और ये थर्ड नंबर का होगा। ठीक, ये फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ, यानी थर्ड नंबर की है कंचनजंगा। ठीक, ये इंडिया में पड़ता है। ठीक है ना, ये कंचनजंगा है। और चौथी है ल्हासे, ये पड़ती है तिब्बत में। ठीक है ना, कंचनजंगा इंडिया में पड़ती है और ये भी इंडिया में पड़ती है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है K2। ठीक है ना, और वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ओके, अब देखिए विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, तो इसमें सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, यानी 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। देख सकते हैं आप इसमें सहारा डेजर्ट। ठीक है ना, ये डेजर्ट आप देख रहे हैं इसमें। दूसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान। ठीक है ना, ये भी 15 लाख के आसपास फैला हुआ है। और थर्ड नंबर पे आता है अरेबियन रेगिस्तान, यानी कि अरब रेगिस्तान,
ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और चौथे नंबर पर आता है गोबी रेगिस्तान, ये चीन में है, ठीक है ना, ये चीन में पड़ता है, चीन और मंगोलिया। ओके, ये भी 10 लाख के आसपास फैला हुआ है। और 10वें नंबर पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये आता थार रेगिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है ना। थार रेगिस्तान ये 2,60,000 के आसपास है ये, ठीक। अब देखेंगे इनकी लोकेशन देखेंगे। अब तो आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर पे यानी सेकंड नंबर पे ये देखिए, ये रेगिस्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है, ठीक है ना। अब तुम्हारी के थर्ड नंबर पे है ये अरेबियन डेजर्ट। ओके, ये अरेबियन डेजर्ट है, ठीक। अब फोर्थ नंबर पर है ये गोबी डेजर्ट। ये देखिए मंगोलिया में भी इसका थोड़ा एरिया आ रहा है, और थोड़ा एरिया चीन में आ रहा है, ठीक इसका। और इसके बाद आता है 10वें नंबर पर थार रेगिस्तान। ये एरिया आप देखते होंगे, ये है लिखा हुआ थार डेजर्ट, यानी कि ये थोड़ा इसका एरिया पाकिस्तान में आता है और थोड़ा एरिया इंडिया में आता है, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड का 10वें नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि थार रेगिस्तान, ठीक। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मैप से इमेजिन करना। यानी कि अगर इमेजिनेशन से आप भूगोल सीख रहे हैं तो वो सबसे अच्छा मेथड उसको मानते हैं, ठीक है ना। इसमें मेन चीज़ होती है लोकेशन को माइंड में सेट करना, किस तरीके से कौन सी लोकेशन किस जगह पर है। मेन चीज़ तो ये ग्राफी का मतलब यही होता है, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब यही होता है। इसमें मेन चीज़ होता है जो लोकेशन है उसको माइंड में सेट करना। लोकेशन से अगर आप भूगोल को पढ़ेंगे तो कभी भूल नहीं सकते इसे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, तथा कमेंट भी कीजिए, और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।